गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ेंगे आज इतिहास का पाठ 4। पाठ 4 का नाम है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, तो ये पाठ निकाल लो आप भी, और पाठ पे आप डेट डाल लो आज की कि कब पढ़ रहे हैं। क्या डेट है आज? 9। तो डेट डाल लो आप। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको पाठ परिचय करवा देती हूँ कि इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे। देखो, इस पाठ में हम पढ़ेंगे आदिवासी। आदिवासी कौन थे? जो लोग जंगलों में रहते थे, जिनकी आजीविका ही जंगलों पर आधारित थी। वो जो है जंगलों में ही रहना, वहीं से जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करना, अपने पशुओं को चराना, लकड़ी काटना, सारा कार्य जो है उनका जीवन ही जंगलों पर ही आधारित था। उनको हम कहेंगे आदिवासी लोग। ठीक है, दीकू। दीकू कौन थे? दीकू इस पाठ में कहा गया है बाहरी लोगों को। जो बाहरी लोगों से मतलब इस पाठ में होगा अंग्रेज, ब्रिटिश सरकार जब हमारे देश में आई, और उन्होंने जो है जैसे जंगलों पर अपना अधिकार कर लिया, जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया, और इन आदिवासियों का उन जंगलों में जो है प्रवेश वर्जित कर दिया। कई जगह जो है आरक्षित वन घोषित कर दिए, उनमें जो है आदिवासियों का जाना, लकड़ी काटना, फल फूल जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करना, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो इन आदिवासियों ने जो है उससे ब्रिटिश सरकार से जो है संघर्ष किया, मुकाबला किया, विरोध किया औपनिवेशिक शासन का, क्योंकि इनकी तो आजीविका ही उन पर ही आधारित थी, वनों पे, और वो जाने उनका जो है प्रवेश निषेध कर दिया, तो ये बेचारे अब कहाँ जाए। ऐसे में जो है इन्होंने विरोध किया और विद्रोह भी किया। तो इसके विरुद्ध जो है जैसे अलग अलग जनजातियां हैं, कोल जनजाति, आदिवासी जो है कोल, संथाल, और बस्तर में विद्रोह हुआ। बस्तर छत्तीसगढ़ के वहाँ पर, यहाँ जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो आदिवासियाँ थी, इनको जनजातियाँ भी कहते हैं। आदिवासी जनजातियाँ जो थी, इन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। और कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो, थोड़ा मैं आपको बताती हूँ पढ़ के। आदिवासी समाज जातिगत व्यवस्था व भेदभाव से दूर कबीलों में विभाजित एक समाज था। इस पाठ में है ना आदिवासी। आदिवासी समाज क्या था? जातिगत व्यवस्था व भेदभाव से दूर दूर कबीलों में विभाजित समाज था। यह हमारे सामाजिक समाज के साथ नहीं था। जंगलों में रहते थे ये लोग। इनके रीति रिवाज व रस्में ब्राह्मणों द्वारा नहीं बल्कि कबीलों द्वारा ही तय किए जाते थे। इनके रीति रिवाज, त्योहार, रस्में, ये सब क्या थी? अलग थी, हमसे अलग थी। आदिवासियों को अंग्रेजी शासन में कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही थी। उनके आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाज भी आहत हो रहे थे। औपनिवेशिक शासन आ गया, अंग्रेजों का शासन आ गया, तो अंग्रेज जो है इनके हर क्षेत्र में जो है व्यवधान डाल रहे थे। इनके आर्थिक, जंगलों पर जाना प्रतिबंध लगा दिया, तो आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुआ। इनके जो रीति रिवाज थे, धार्मिक रीति रिवाज थे, सामाजिक रीति रिवाज थे, उनमें भी अंग्रेज सरकार जो है दखलंदाजी करती थी। इनको अपने त्यौहार वहाँ पर नहीं मनाने देती थी। इस तरह से तो ये लोग जो आहत यानी दुखी हो गए अंग्रेजी सरकार से। अंग्रेज सरकार या औपनिवेशिक शासन एक ही बात है बेटा। इन लोगों के लिए वन उत्पाद और कृषि, पशुपालन मुख्य आजीविका के स्रोत थे। इनके आजीविका के साधन ही थे वन थे, और वन उत्पाद यानी वन से मिलने वाले फल फूल, जड़ी बूटियां, लकड़ी आदि, वन से मिलने वाले उत्पाद। कृषि भी वन में ही करते थे, पशुपालन अपने पशुओं को भी वन में ही चराते थे। तो वन ही इनके आजीविका के साधन थे। दूसरों के लिए काम करना, मजदूरी करना, ये अपने लिए अपमान की बात समझते थे। ये जो आदिवासी थे ना, अपना काम श्रम करते थे, अपनी जो है वनों से लकड़ी काटना, फल फूल इकट्ठा करना, और उसी से अपनी आजीविका चलाते थे। किसी का गुलाम रहना इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। किसी दूसरे के लिए काम कोई भी नहीं करता था, सब अपना अपना काम करते थे ये लोग। और दूसरों के लिए काम करना, मजदूरी करना, ये क्या समझते थे? अपमान समझते थे, अपने सम्मान के विरुद्ध समझते थे। और ब्रिटिश सरकार जब आई तो उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, इनके वनों को आरक्षित वन घोषित कर दिया, और कोयले की खानें वगैरह उस समय जो है उन्होंने ढूंढ निकाली। औपनिवेशिक सरकार ने रोड सड़कें बना रही है, ऐसे में जो है इन लोगों को मजदूरी पे लगा लिया, तो ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं था।
आगे देखो, झूम खेती पशुपालन वाले समूह जंगलों में घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। झूम खेती, स्थानांतरित खेती भी कहते हैं इसको, ये पढ़ेंगे अपन चैप्टर में। और पशुपालन करने वाले लोग जो है समूह में जंगल में घूमते थे, जहाँ पशुओं के खाने के लिए चारा होता था वहाँ लेकर वो अपने पशुओं को निकल जाते थे, यानी घुमंतु थे वो लोग। घुमंतु जीवन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। वह कानून लाकर अंग्रेजों, वन कानून लाकर, अब क्या हुआ, ये तो वनों पर ही आधारित थे। अब जब अंग्रेज सरकार आ गई, औपनिवेशिक सरकार आ गई, तो वन कानून लाकर अंग्रेजों ने वनों को राज्य संपत्ति घोषित कर इन लोगों के वनों पर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। अंग्रेज सरकार ने क्या किया, वन कानून बनाया और वन कानून के अनुसार अधिकांश वन के भाग को आरक्षित वन घोषित कर दिया, राज्य की सरकार की संपत्ति घोषित कर दी। और इन आदिवासियों को जो है उन वनों में जाना निषेध कर दिया, जिससे इनकी आजीविका ही संकट में पड़ गई। दीकू, ठीक है, ये तो अपने आदिवासियों का परिचय है। और दीकू अगला है, दीकू इस चैप्टर में है ना, आदिवासियों का परिचय दिया है मैंने, उनका जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, क्या करते थे और उनके जीवन में क्या बदलाव आ गया औपनिवेशिक शासन से। ठीक है, अब वो लोग क्या करते बेचारे, उनका प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तो उन्होंने विरोध किया, और जो वो मजदूरी करना, दूसरों के लिए काम करना अपमान समझते थे, वो भी उनको करना पड़ा अपना जीवन चलाने के लिए। लेकिन ये सब करना उनके लिए आसान नहीं था। तो जो दीकू थे, बाहरी लोगों के आने से उनके जीवन में अत्यंत कष्टों का आगमन हो गया। अब ये आदिवासी दीकुओं के लिए काम करने को मजबूर थे। अब दीकुओं के लिए नहीं, बाहरी लोग कौन, वही अंग्रेज। दीकू किसको कहा गया इस पाठ में, अंग्रेजों को। तो अब उनके लिए काम करने के लिए वो क्या थे, मजबूर थे, अब खाना तो खाना ही पड़े। जिस कारण भारत में के जो है विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासियों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, और विद्रोह जो किया उसमें जो व्यक्ति था मुख्य, वो था एक व्यक्ति बिरसा मुंडा। क्या नाम था उसका, मुंडा भी जो एक जनजाति थी उसका व्यक्ति था बिरसा। उसने जो है इनका आदिवासियों का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है विद्रोह किया। तो देखो अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। अपन समझ गए आप, आदिवासी कौन थे, उनका जीवन कैसा था, संस्कृति कैसी थी, वनों पर आधारित थी। लेकिन दीकुओं के आने से, दीकू यानी बाहरी लोग यानी कौन, अंग्रेजों के आने से उनका जो है जीवन ही बदल रहे थे अंग्रेज, लेकिन वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए आदिवासियों और जनजातियों एक ही बात है, उन्होंने जो है विद्रोह कर दिया। और विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था एक बिरसा मुंडा नामक व्यक्ति। तो देखो उसके बारे में पढ़ेंगे, किताब खोल लो। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटे नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। कब, 1895 में बिरसा नामक व्यक्ति को झारखंड के छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पर, झारखंड में, वहाँ पर घूमते देखा। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, वह सारी बीमारियाँ दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता है। बिरसा ने खुद ये ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उन दीकुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे, उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। एक बार उन आदिवासी जनजाति के लोगों ने जो है 1895 में एक आदमी को उस झारखंड में छोटे नागपुर के पठार के आसपास घूमते हुए देखा और लोग उसके लिए कहने लगे कि ये एक चमत्कारी पुरुष है, छोटे से धान की ढेरी को बहुत ज़्यादा कर देता है, बीमारियां दूर कर देता है। और ऐसा लोगों ने सोचा ना, तो वो खुद भी जो है क्या कहने लग गया उनको कि जो है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ कि, और मुझे भगवान ने तुम्हारी रक्षा करने के लिए भेजा है। किसने कहा, ये उस बिरसा मुंडा ने। जब लोग उसको इस तरह मानने लगे ना चमत्कारी पुरुष, तो उसने भी ऐलान कर दिया कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, चमत्कार है मेरे पास, मैं छोटी सी धान की डेयरी को बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, कोई बीमारी तुम्हारी दूर कर सकता हूँ। ऐसा जब लोगों ने माना तो उसने भी ऐलान कर दिया कि भगवान ने जो है लोगों की रक्षा करने के लिए और इन दीकुओं यानी ये बाहरी लोग जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं अंग्रेज लोग, इनसे रक्षा करने के, आज़ाद कराने के लिए मुझे ईश्वर ने भेजा है। ऐसा ऐलान उसने भी कर दिया।
बिरसा ने। तो अब लोग उसको ही भगवान मानने लग गए और उसके जो है उसके ऊपर विश्वास करने लग गए कि यही हमारी सारी समस्याएं दूर करेगा, उसका कहना मानने लग गए। उसके नेतृत्व में आ गए सारे आदिवासी लोग। किसके? बिरसा के। आगे देखो, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है, बिरसा मुंडा है इसका पूरा नाम। आगे हम इसका जो है पूरा परिचय पढ़ेंगे कि बिरसा मुंडा कौन था, क्या था। तो देखो, बिरसा का जन्म कहाँ हुआ था? मुंडा परिवार में। पूरा नाम क्या है इसका? बिरसा मुंडा। और मुंडा भी क्या है? एक आदिवासी जनजातीय समूह है छोटे नागपुर का। और ये छोटे नागपुर में ही तो मिला था। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। बिरसा के जो समर्थक थे, मुंडा जनजाति तो इसकी समर्थक थी, इसके अलावा संथाल भी एक जनजाति है और उरांव भी एक जनजाति है, वो भी इसके समर्थक थे, इसके समर्थन में शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। सबके साथ ही वही समस्या थी कि अंग्रेज शासन आ गया और उनके साथ जो है उनकी आजीविका के स्रोतों को ही समाप्त करने लग गया, तो सभी परेशान थे, बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने तो उनके आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में जो है उथल पुथल मचा दी थी। इसलिए जो है ये सारी जनजातियां जो थी सभी परेशान थी, बेचैन थी कि अब क्या किया जाए। ऐसे में उनको कौन मिलता है? बिरसा मिलता है। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, वे बाहरी लोग कौन थे? अब इस पार्ट में हम यही पढ़ेंगे। इसमें ये बताया गया है कि समस्याएं तो अपन ने ऊपर देख ही ली कि जो है जनजातीय लोगों यानी आदिवासी लोगों के साथ क्या क्या समस्याएं थी। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी तरह की समस्याएं थी। वन समाप्त हो रहे थे, अंग्रेज सरकार उनके रीति रिवाजों में दखलंदाजी दे रही थी। और ऐसे में उनको कौन मिल गया? बिरसा, जिसको वो चमत्कारी पुरुष मानते थे। और बिरसा ने भी घोषणा कर दी थी कि हाँ, भगवान ने मुझे तुम्हारे दुख दूर करने के लिए भेजा है। अब देखो, ऐसा हो गया, सब लोग मानने लगे, तो अब क्या करना था? बिरसा किन समस्याओं का हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जाता था, वे बाहरी लोग कौन थे? इस चैप्टर में जो अपन पढ़ेंगे वो है ये। ठीक है, ये सब प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे इसमें। बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया, ये भी हम पढ़ेंगे कि उस इलाके के लोगों को जो है उन्होंने गुलाम कैसे बना लिया दीकुओं ने। अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, ये देखेंगे। आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था, ये देखेंगे। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। ठीक है, इस अध्याय में हम यही देखेंगे कि बिरसा कौन कौन सी समस्याओं का हल करना चाहता था, दीकू जो कहा गया वो लोग कौन थे, और उन्होंने जो है इन आदिवासियों के इलाकों को कैसे गुलाम बना लिया था, और अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, क्या समस्याएं थी, क्यों आदिवासी अंग्रेजों से परेशान थे, और आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था, ये भी हमने देखा। जिन आदिवासियों को दूसरों के लिए काम करना, मजदूरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो अपने सम्मान के विरुद्ध समझते थे उसको, वो भी उनको करना पड़ रहा था, तो वो असंतुष्ट थे अंग्रेजी शासन से। इस अध्याय में हम ये देखेंगे। देखो आगे, पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से क्या थी? अलग थी। हमारा जो समाज था उसमें तो रीति रिवाज और रस्में कौन निर्धारित करते हैं? ब्राह्मण, और वही पूरी करवाते हैं। लेकिन उनके ऐसा नहीं था। आदिवासियों में उनके ब्राह्मण नहीं थे। उनका तो सामाजिक जो समूह था, जो तय कर लेता, जो निश्चित कर लेता, वही रीति रिवाज होते थे। उनके रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे। ये सब मिलजुल कर रहते थे, सामाजिक भेद नहीं थे, ऊंच नीच जाति प्रथा का कोई नहीं था। सभी आदिवासी जनजाति जो है एक दूसरे को समान समझती थी। जो जाति पर आधारित समाज में दिखाई देते थे, हमारा समाज तो कैसा था? जाति पर आधारित था। लेकिन आदिवासियों का समाज ऐसा नहीं था। अलग अलग जनजातियों के नाम जरूर है, जैसे मुंडा जनजाति है, संथाल जनजाति है, उरांव जनजाति है, अलग अलग नाम थे, लेकिन कोई सामाजिक भेद नहीं था। सबके रीति रिवाज, परंपराएं एक थी।
एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे हुए थे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। एक कबीले के लोग सभी कुटुंब के बंधनों में बंधे हुए होते थे, सभी जो है अपने परिवार के बड़ों का जो है जो आदेश दे देते, जो रीति रिवाज वो तय कर देते, उनको मानते थे। लेकिन थोड़ा बहुत इनमें जो है क्या था, सामाजिक और आर्थिक फर्क भी था, थोड़ा बहुत था, ज़्यादा सामाजिक और जैसे हमारे यहाँ ऊंच नीच जातियों का था उतना इनमें नहीं था, थोड़ा बहुत फर्क ये करते थे, बाकी ज़्यादा सामाजिक भेदभाव नहीं थे इनमें। ठीक है, ये देखो ये चित्र है आपके, कि चित्र एक है आपका, उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही है। ये देखो नदी में से निकल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ये पार्ट पढ़ेंगे, अगला अपन अगले चैप्टर में देखेंगे। जब तक बेटा आज का होमवर्क रहेगा आपका, इसमें जो ये नए शब्द है शब्दावली, जैसे जैसे ये रहे, ठीक है, यहाँ लिखो आप शब्दावली, करते थे ना सेवंत में भी शब्दावली। शब्दावली में आप इन शब्दों को लिखोगे, पहला प्रति, दूसरा साल, तीसरा महुआ, यह आपका HW होगा। पूरी किताब में से आप देख के लिखोगे, आपके 6-7 नए शब्द है इस किताब में। ठीक है, आप पेज पलट के देखना, 3 तो यही हो गए। फिर आपके चौथा आएगा बेवड़, पेज पलट के देखते रहना आप, है ना। बेवड़, बेवड़ के बाद आएगा आपके स्लीपर, स्लीपर के बाद आएगा आपके वैष्णव। ठीक है, तो ये 6 जो है शब्द आपको शब्दावली में लिखने हैं, जैसे आप शब्दावली करते थे। यह आपका होमवर्क रहेगा आज का, और इस पार्ट का PDF भेजा है मैंने, उसको पढ़ना। ठीक है।